नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। तो आज हम लोग जिन दो लग्नों की तुलना करने वाले हैं वो अपने आप में ही पूरे चार्ट का बल रखते हैं। जब भी हम कुंडलियां बना कर देखते हैं तो हम चंद्र को प्रथम मानकर भी कुंडली बनाकर उसका विश्लेषण करते हैं, सूर्य को भी प्रथम मानकर उसका विश्लेषण करते हैं। तो अपने आप में दोनों ही राजा हैं, एक पुरुष राजा सूर्य, एक महिला राजा चंद्रमा। तो इस पार्ट को क्योंकि हमने जो विषय लिया है इसलिए नहीं लिया है कि हम किसी जंग के मूड में हैं, लेकिन हम इस बनाम से काफ़ी कुछ चीज़ें अपनी दृष्टि से, एक लर्नर की दृष्टि से क्लियर कर पाते हैं। कुछ ऐसे डाउट होते हैं जब एक लग्न को रखते हैं तो कभी भी समझ में नहीं आता है, जब आमने सामने रखा जाता है तो बढ़िया क्लियर हो जाता है। और हम ऐसा प्रयास करेंगे, आप लोगों का सहयोग रहा तो हम सभी लग्न राशियों का तुलनात्मक अध्ययन करें। हालांकि अभी हमने जैसे शनि के खुद के लग्न कवर किए और बुध के खुद के लग्न कवर किए, हमने बृहस्पति के, लेकिन हम उनमें भी फिर बृहस्पति का लग्न उठा लिया, चंद्रमा का लग्न उठा लिया, उनमें तुलनात्मक अध्ययन। और मैं शुरुआत से ही कहता रहा हूं, अभी भी आपको यही बात बता रहा हूं, कोई भी लग्न राशि किसी एक विशेष काम के लिए परफेक्ट है। कुछ कमियां दूसरे काम में आ सकती हैं, लेकिन जो उसका प्रखर गुण है, जो उसका मुख्य गुण है, उस गुण को हमें समझना चाहिए। और जब हम उस गुण को समझ लेते हैं तो हमारे लिए सभी लग्न राशियों के लिए बराबर सम्मान आ जाता है। मैंने तो इन दोनों पर बहुत अध्ययन किया, जितना अध्ययन करते उतना ही ज़्यादा गहरे चले जाते हैं, चलते चले जाते हैं, और निष्कर्ष निकाल पाना बहुत कठिन हो जाता है। कई बार मन में बात आती है कि सर ये तो बहुत आसान है, सिंह लग्न राजा है, उसी को बल है। लेकिन हम जब ऐसे व्यक्तियों को देखते हैं, जब प्रैक्टिकल उसमें कई बार ऐसे हमने देखते हैं कि सूर्य जो है वो, क्योंकि सभी घरों में एक गृहिणी का जो बल है, क्योंकि हम सोशल होने के लिए, हमें बहुत ज़्यादा आपस में कनेक्ट करने के लिए जो कह सकते हैं चंद्रमा का गुण, एक हीलिंग प्रॉपर्टी है, नर्चरिंग नेचर है, वो उसका बल भी बहुत आगे है। तो इसलिए बहुत मुश्किल हो जाता, अकेला सूर्य भी क्या करेगा, खाली आदेश देने से कैसे बनेगा। उसको मलहम लगाने वाला, उसके विचारों को, उसको अनुशंसा प्रदान करने वाला, उसको सदा जिसको बोलते हैं ख्याल रखने वाला होना चाहिए। यहां हमने एक शब्द इस्तेमाल किया कर्क के लिए, सुरक्षा। याद रखिए ये रक्षा नहीं है, सुरक्षा है। ठीक हो गया? ये कोई ऐसी रक्षा नहीं कि जहां आप हमारे उसमें कहीं ये एक ऐसा सुरक्षा घेरा है कर्क, जिसका पूरा ध्यान रखता है जब भी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है, बहुत सौम्यता के साथ, कि कुछ चीजें चूक ना जाएं। एक तो होता है रक्षा करना तलवार लेकर, मंगल उसमें माहिर है। एक होता है हमें अपने बच्चों का, मैं बच्चों का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये इसको सही समझना है तो एक माँ के फॉर्मेट में जल्दी समझ में आता है कर्क लगन। कोई भी पुरुष है, ऐसा नहीं है कि भाई अगर मैं कर्क लगन हूं तो मैं माँ रूप में फिट नहीं बैठूंगा, लेकिन ये एक मूल स्वभाव होता है। बाय डिफॉल्ट जो नेचर है वो बदला नहीं जा सकता है। अब कई लोग उसको कह रहे होंगे सर आप तो पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, इसको बड़ा मान रहे, इसको छोटा मान रहे। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर समझना है तो सबको चर्चा में शामिल करना पड़ेगा। ठीक हो गया? तो पिता भी उतना ही, माता भी उतना ही, उसकी संतानें भी उतना ही। ठीक हो गया? तो क्योंकि परब्रह्म परमात्मा कोई उम्र का मोहताज नहीं है। 5 वर्ष के बालक आदि पुरुष कहे जाते हैं, यानी संसार के जो सबसे पुराने पूर्वज हैं वो 5 वर्ष के बालक हैं, 4 बालक। तो वो सब समझ में आता है कि ईश्वर किसी से भय नहीं करता है, सबके सामने आपको दिखाई देगा। दूसरी की आंखें खुली की खुली रह जाए उसको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हम भगवत गीता को मानने वाले लोग हैं, महाभारत के जो उस कहे गए हैं बातें, हम उनको मानने वाले लोग हैं। तो ऐसा आज भी है, ईश्वर को भय नहीं है किसी के। वो कहता है ईश्वर तो डरता है, मेरे सामने नहीं आ सकता है। अरे हम तो चीज ही क्या है, ईश्वर तो कहीं भी, वो तो है ही सर्वे सर्वा, लेकिन आपको नहीं दिखाई देगा। अगर उसको दिखाई दे, आप पर कृपा तभी हो सकती है जब हम उस
टोन में है, हमारा जो फ्रीक्वेंसी उस बैंडविड्थ को टच कर रहा है, तभी वो हमें समझ में आ सकता है। तो अभी ध्यान रखना है, सभी बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं, वो शुरू से हम कहते रहे, लेकिन एक तुलना आज हम करेंगे। कर्क लग्न, कौन सा शब्द इसको सबसे ज्यादा फिट बैठता है? मां। ठीक हो गया, मातृत्व भावना, मदरलैंड। तो जब भी किसी व्यक्ति का कर्क लगन, कर्क राशि है, ये वाला पार्ट उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। मां, वो खुद भी एक अच्छा, चाहे वो पुरुष भी है, उसके अंदर जो देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए जो प्रेम है, वो सामान्य से ज्यादा देखने में आता है। क्योंकि हम भौचक्र में भी कर्क राशि जो चौथे भाव में पड़ता है, वो मंत्रिमंडल, मातृभूमि के प्रति अगाध श्रद्धा की बात करता है। ठीक हो गया, तो इसीलिए हमने इसके लिए शब्द चुना है जो मां। या जब हम इसको फीमेल किंग बोलते हैं तो वो एक महिला रानी है, और जब हम रानी होती है और एक राजकुमारी होती है, इनमें फर्क है। रानी के, हमारी कोई रानी है तो हम उसको एक अपनी मां समान मानते हैं। ठीक हो गया भाई, हमारा राज्य की कोई रानी है तो उसको मां समान मानते हैं। राजकुमारी है, उसके लिए शुक्र जैसा विचार आ सकता है मन में कि भाई मेरी भार्या जैसा, वो ऐसा विचार आता है। लेकिन जब रानी आ जाता है कि भाई ये तो हमारे राज्य की रानी है, तो मां वाली भावना आनी ही चाहिए। तो ये कर्क का मूल स्वभाव है। और सिंह की अगर बात करते हैं, अब कई लोगों को लग रहा होगा फिर तो सर कर्क बेस्ट हो गया, जिस प्रकार से आपने बात बोली। बिना राजा के कैसे चलेगा? बिना राजा के अकेले फीमेल किंग से नहीं होगा। थोड़ा सा आदेश और प्रोटोकॉल, मानक प्रक्रियाएं, उनका पालन करने में जबरदस्त है सूर्य। अगेन ये बात समझ लीजिए, सूर्य को हम क्रूर ग्रह मानते हैं, लेकिन हम सूर्य को झगड़ालू नहीं मानते हैं। ये एक बहुत बड़ा अंतर है जो ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं। भाई राजा अगर थोड़ा सा उनका नेचर थोड़ा सा क्रूर नहीं है, या ये कह लीजिए उनके उसमें थोड़ा सा एक अलग प्रकार का बल नहीं दिखाई देता है, तो कई दफा हम कमजोर समझ सकते हैं। तो राजा में थोड़ा क्रूरता होनी चाहिए, लेकिन राजा मंगल की तरह हमलावर नहीं है। कई दफा हम गलती कर देते हैं, सिंह लग्न को मंगल के लग्न के साथ तुलना करने लग जाते हैं, मतलब मंगल के लग्न के समान इसका रिजल्ट देने लग जाता है। ऐसा नहीं, ये अग्नि तत्व प्रधान है, लेकिन ये मेष लग्न जैसा हमलावर नहीं है। आदेश देता है, अपनी बात को रखता है, क्रूरता के साथ रखता है, लेकिन हमला झगड़ा वैसा नहीं करना चाहता है जैसा मंगल करना चाहता है। अगेन कई लोगों को लग रहा होगा सर आप तो मंगल को इतना बुरा बता रहे हैं। ऐसा नहीं है, फिर बता रहे हैं मंगल की कृपा के बिना तो हमारा तो सुरक्षा घेरा ही टूट जाएगा। जो सुरक्षा मिली है हमें जीवन में, सबके जीवन में मंगल है, ऐसा नहीं है मंगल कहीं और, मेरे जीवन में भी मंगल है, आपके जीवन में मंगल है। फर्क सिर्फ इतना है, हमने मंगल को कहीं, जैसे सिंह लग्न वालों ने मंगल को उपयोग किया हुआ है नवम भाव के रूप में, चतुर्थ भाव के रूप में। ठीक हो गया, लेकिन जो मेष लग्न है उसने उस मंगल की एनर्जी को मुख्य रूप से इस्तेमाल किया हुआ है। वो पॉलिसी बनाने वाले, वो बहुत बड़ी बटालियन को कमांड करने वाले ब्रिगेडियर लेवल जो है, वो हमारे हिसाब से एस्ट्रोलॉजिकली करेक्ट है मेष। वो संभाल सकता है, चाहे कितना ही बड़ा कोई आपके साथ समूह है, उनको कंट्रोल करने की बात है। और जो सूर्य है वो आदेश देता है, लेकिन बहुत देर तक पब्लिक के साथ रहने में इसका बल क्षीण हो जाता है। बहुत बड़ा अंतर है। मेष लग्न या मंगल पब्लिक के साथ रहकर ही अपनी पॉलिसी बनाता है। भाई कमांडर है, एक एक वॉरियर का नाम जानता है, एक एक योद्धा का नाम जानता है, और उसका उन्हीं के बीच में रहकर बल बढ़ता है। लेकिन राजा को अगर पब्लिक के बीच में कई लंबे समय छोड़ दिया जाए तो राजा निस्तेज हो जाता है। इसीलिए ये अंतर अपने को ध्यान रखना है कि जो पब्लिक डीलिंग, पब्लिक के बीच रहकर काम करने में वो एनर्जी का लेवल जितना मंगल का है उतना सूर्य का नहीं है। तो अगेन फिर मंगल ऊपर आ जाता है। इसलिए कहने का अर्थ यह है सभी लग्न अपने आप में बेस्ट हैं। अपने को क्या मिला है अगर हम वो स्वीकार कर लेते हैं तो हम
सही पाथ पे आ जाते हैं। तो अभी इसके लिए क्या एक शब्द कहा जा सकता है, ये वैसे सही रूप तो इनका राजा ही जमता है, राजा हैं, आदेश देने वाले राजा हैं। तो थोड़ा बॉसी नेचर ना हो सिंह लग्न का तो कैसे चलता है। ठीक हो गया। अगेन ये बता रहा हूं, सिंह लग्न है किसी का, फिर मेष राशि, फिर वो दोनों ही अग्नि तत्व प्रधान है, तो फिर वो बॉसी भी है और एग्रेसिव भी हो सकता है, अटैक कर सकता है किसी के ऊपर। ठीक हो गया। अटैक मतलब ऐसा नहीं वो घरेलू पद्धति में अटैक करेगा, लेकिन अगर उसको कोई हमने कोई पॉलिसी बनाई है, कोई ऐसी षड्यंत्रकारी, तो उससे उसको निकलना आता है, बढ़िया ढंग से निकलता है, अटैकिंग मोड में रहता है वो। ठीक है, डिबेट करना उसको पता है। ठीक हो गया। तो ये अंतर समझना है। हाँ, लेकिन सिंह लग्न है, कर्क राशि है, तो फिर वो लग्न बल भी उसके पास है, और क्योंकि कर्क राशि तो सबके साथ मिलकर चलता है। और जब कभी कभी उसके साथ बैठते हैं, क्योंकि लग्न का स्वभाव अभी कभी कभी समझ में आता है। प्रथम, क्योंकि मन तो हमारा चंद्रमा ही कंट्रोल करता है, चंद्रमा जहाँ रहेगा वो अपने मन के बारे में, लेकिन जो उसका बुद्धि का स्तर है, जो उसकी जो उसका अध्ययन है, क्योंकि हम बुद्धि को अलग मानते हैं मन से। अब मैं बैठकर बौद्धिक कोई ऐसा विचार कर रहा हूँ कि यार मैंने उसके साथ हंस के बात कह तो दी थी, लेकिन वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो जब मैं ऐसा कोई बौद्धिक विचार बना रहा हूँ जहाँ मेरा ब्रेन एक्टिव हो रहा है, ब्रेन, तो वहाँ फिर मैं लग्न के हिसाब से सोचने लग जाता हूँ। और सोशली हम लोगों के साथ मिलते हैं, हृदय मन की जहाँ बात आती है चंद्रमा को देखते हैं। ठीक हो गया। तो ये एक मोटा मोटा हिसाब हम दोनों चीज़ें साथ साथ लेकर चलेंगे। हम क्या मान रहे हैं, एक सुरक्षात्मक भूमिका रहती है, सब अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने की भावना सबसे ज़्यादा कर्क लगन में है, सुरक्षा। लेकिन मैं ध्यान ये बता रहा हूँ, कोई रक्षा या कोई ऐसा डिफेंसिव मोड नहीं है। सुरक्षा की भावना है, बड़ी शुद्ध भावना है, प्रेम के साथ सबका ध्यान रखना, ऐसा विचार। जरा भी कोई चूक होती तो इनको बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है, यार मैं नहीं ध्यान रख पाया, कि मैं ध्यान नहीं रख पाई। ठीक हो गया। एक राजा सिंह समान, जैसे जंगल में हम बोलते हैं शेर को जंगल का राजा माना जाता है, तो ऐसे लग्नों का राजा तो सिंह लग्न ही है, आदेश देना। लेकिन राजा ही सब कुछ नहीं है, राजा को राजा बनाने वाले बहुत अलग अलग भूमिकाओं में हैं, तो वो भी हमें समझना पड़ेगा। अभी होता क्या है, हम समझ लेते हैं कि भी राजा का पद सबसे बड़ा होता है, तो हमें तो राजा वाला लग्न ही चाहिए, वो बेस्ट होता है। ये भी हमारी कमी हो सकती है, जिस समय पर हम रहते हैं और जैसे माहौल में हम काम करते हैं। इनफैक्ट आज के समय पर, तो आज का जो समय चल रहा है, इसमें प्रजातंत्र, डेमोक्रेटिक सिस्टम ऊपर आ गया है। राजतंत्र, जो किंग का एक समय रहता था, वो अभी बहुत कम देशों में दिखाई देता है, ना के बराबर है। तो इसलिए डार्क साइड के राजा शनि का परचम ज़्यादा लहरा रहा है। अभी राजतंत्र की बात नहीं होती है ज़्यादा, तो इसलिए अपने को ध्यान रखना है कि वो पराशर ऋषि ने बताया है कि वो राजा हैं, रहेंगे, लेकिन आप देश काल पात्र किस समय पर आप कुंडली देख रहे हैं। अभी यही कोई कुंडली देखी जाती शुरुआत में ही, जिसको सतयुग कहा जाता है, जहाँ बोलते हैं बिना बुआई के ही हमारे खाने लायक अनाज उपलब्ध हो जाता था। ठीक हो गया। तो वो युग के हिसाब से एकदम अलग प्रकार का इसका विश्लेषण किया जाता था, अभी अलग प्रकार से विश्लेषण करेंगे। ठीक हो गया। राजा सिंह ये सौम्य रहता है, कर्क लगन सौम्य रहेगा, सबके साथ मीठा व्यवहार करेगा। भगवान राम धरती पर आए, उनको कर्क लगन सबसे ज़्यादा भाया। ठीक हो गया। सौम्य, सबके दिलों पर राज करने की जो भावना है, ये ध्यान रखना है कि कई दफ़ा हम बोलते हैं कि ये राजा बहुत बुद्धिमान है, बहुत अनुशासित भी है, लेकिन अगर उस राजा के अंदर ये एक अपनापन ना हो, एक किसी को चोट लगी हो, उसका दर्द ना हो, तो उस राजा के साथ हमारा कनेक्शन नहीं जुड़ पाता है। तो जो भगवान राम के साथ वो कनेक्शन जोड़ते हैं, राजा होकर भी सबको अपने लगते हैं, अपने ही लगते हैं, अपने परिवार के सदस्य लगते हैं, सब कुछ छोड़ देने का मन करता है उस राजा के लिए, वो कर्क लगन का राजा है। ठीक हो गया। तो आप ये कर सकते हैं तुलना, किस प्रकार से कर्क लगन मन पर राज कर लेता है। ठीक हो गया। और क्योंकि हृदय का संबंध बनता है, और सूर्य को हम जठर के साथ जोड़कर देखते हैं। ठीक हो गया। हमारे
जो पित्त संबंधी विषय हैं, अग्नि संबंधी विषय, उसके साथ जोड़कर देखते हैं। सौम्य है, ये थोड़े उष्ण है, लेकिन ये भी आवश्यकता है। बोलते हैं सर हमारा राजा बहुत मीठा है, कोई डरता ही नहीं है उससे, कोड ऑफ कंडक्ट का पालन नहीं करता है, तो राजा नहीं राज करता है, राजा का दंड राज करता है। तो राज गद्दी पर बैठा राजा अगर बिल्कुल ही मीठा हो जाए, कोई उसको यही समझने लग जाए कि यार यहाँ तो पूरी तरह से कोई हथियार का कोई सिस्टम नहीं है, एकदम कहीं आओ कहीं जाओ, तो वो जो राष्ट्र संकट में पड़ जाएगा। इसीलिए इसको उष्ण होना ही चाहिए, ये इसका प्रमुख गुण है और वो गुण हमें चाहिए। ठीक हो गया। फिर बात आती है रात्रि बलि। चंद्रमा के प्रकाश के बिना फलों में जो रस आता है, फलों में जो मिठास आती है, वो संभव नहीं है। चंद्रमा का रात्रि बल, हालांकि वो सूर्य के ही प्रकाश को परिवर्तित करके उन फलों में मिठास भर देता है, लेकिन एकदम अलग प्रकार का उस प्रकाश का स्वभाव बना देता है जब चंद्रमा पर वो सूर्य का प्रकाश गिरता है और वही प्रकाश टकराकर वापस धरती पर पहुंचता है। तो वो कमाल का जो गुण है, हर एक को हील करना, हर एक के घाव में मलहम लगाने का गुण, मिठास भर देना। पेड़ बढ़ रहा है, सूर्य की ऊर्जा से वो अपना भोजन बना लेता है, लेकिन अगर उसको चंद्रमा का प्रकाश नहीं मिल रहा है तो फलों में जो मिठास, जो लगता है हम तो अमृत पी रहे हैं, अमृत खा रहे हैं उस फ्रूट में, वो तो चंद्रमा के ही बल के कारण संभव है। तो ये रात्रि का बल रखता है। सूर्य दिवा बली है, होना भी चाहिए। हमारे कार्य को करने के लिए जो बल चाहिए, जो अभिजित मुहूर्त का बल हम मानते हैं, किसी भी कार्य को करने के लिए आप कोई भी मुहूर्त नहीं देखते हैं, कुछ पता नहीं है, खाली मानकर चलिए कि वही दोपहर 12:30 बजे के समय के आसपास सूर्य जब दशम भाव में हो और चतुर्थ भाव में रात्रि अर्धरात्रि के समय जब हो, तब भी वो सामने से नजर डालते हैं। यहां भी एक बड़ी विशेष बात समझने वाली है कि सूर्य जो भौचक्र में चंद्रमा के भाव में जब पहुंचे हैं, भौचक्र यानी मेष लग्न के हिसाब से जब चौथे भाव में जाते हैं तो कर्क पड़ता है वहां, और कर्क का मतलब रनिवास, रानी के महल में जब सूर्य बैठे हैं तो अगेन अभिजित मुहूर्त का बल मिलता है। तो ऐसे अर्धरात्रि 12 बजे, ऐसे ही मध्यरात्रि 12 बजे, माने दोपहर का समय, और इसी प्रकार से रात्रि का समय, वो समय हमें सूर्य का बल देता है, चाहे वो चौथे भाव से मिले चाहे वो 10वें भाव से मिले। तो उसमें चंद्रमा की बहुत भूमिका है जब सूर्य को अर्धरात्रि का बल मिलता है। ठीक हो गया। और फिर ये मोक्ष राशि मानी जाती है। अब इसका भी हमें अध्ययन करना आना चाहिए। मोक्ष राशि का मतलब होता है नियम त्याग देना, सब कुछ छोड़ने की बात जो करता है उसमें परफेक्ट है, वो मोक्ष राशि है। अब हम इसका ये मतलब नहीं कि ये रूल्स रेगुलेशन पे नहीं चल सकते हैं या चलना नहीं चाहते हैं, लेकिन जब कभी ऐसा विचार कोई आता है तो अकर्म को सबसे अच्छे से समझते हैं। 4, 8, 12 इन्हीं को इसी कारण से मोक्ष राशियां माना जाता है। ठीक हो गया। क्योंकि हम मोक्ष के लिए धर्म का भी त्याग कर देते हैं, हम सब कुछ छोड़ देते हैं, तभी हम मोक्ष मुक्त हो सकते हैं। तो इसमें ज्यादा पारंगत हैं कर्क, क्योंकि जब तक हम इन नियमावली में फंसे रहेंगे, कोड ऑफ कंडक्ट में फंसे रहेंगे, तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो अगर आप अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं तो कर्क के इस गुण को समझना होगा, जहां वो सब कुछ छोड़ देने की बात करता है। इसीलिए वो हृदय में राज करता है, लोगों के मन पर राज आ जाता है कि भाई एक तो कोई राशि है जो बहुत समझदारी के साथ पैसे को बचा रहा है, दूसरे का कुछ पैसा अपने को लगता है फायदा दे सकता है पैसा, वो भी अपने पास रख लेता है। लेकिन एक ऐसा है जो इस मामले में ज्यादा कैलकुलेटिव सा दिखाई नहीं देता है। कर्क ऐसा लगता है कैलकुलेटिव नहीं है, उसने पैसे का इतना बेहतरीन हिसाब नहीं रखा हुआ है, लेकिन उसके उस हिसाब के कारण भी लोग या प्रजा उसको अपने हृदय में बसा लेती है कि, और मतलब एक तो हम स्वयं बुद्धि से वो काम करने में लगे हुए हैं, हम पाई जुटा रहे हैं, एक हमारे लिए ईश्वर ने कृपा की हुई है। तो वो भावना तभी आती है जब हमारी राशि बली है, लग्न राशि, और वो मोक्ष राशि है, क्योंकि मोक्ष मुक्त होने की बात करता है, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होने की बात नहीं करता है। इसका गुण सभी को चाहिए,
क्योंकि हम सबका लौकिक दृष्टि से थोड़ा कमजोर दिखाई देता है, लेकिन मकसद हम सबका मोक्ष पाना है, मुक्त हो जाना है। ठीक है, ये है धर्म, नियम, कायदे, कानून, कोड ऑफ कंडक्ट, किस प्रकार से क्या प्रोटोकॉल लागू होगा। इसमें बहुत बढ़िया है सिम लग्न, इस प्रकार से काम होना चाहिए, इसमें जरा भी कमी हो जाएगी तो काम नहीं हो पाएगा। जहां बात धर्म की आती है, धर्म यानी कुछ तरीका है, उस विशेष कृत्य को, उसका काम को करने का एक विशेष तरीका है। ठीक है, जैसे बोलते हैं यज्ञ का एक, हमने कोई राजसु यज्ञ किया, वाजपेयी यज्ञ किया, उसको करने का एक विशेष तरीका है। वो विशेष तरीका धर्म कहला रहा है कि हमने ऐसे किया, हमने। लेकिन जब कोई उससे मुक्त हो चुका है कि भाई अब ईश्वर हम उस यज्ञ के बिना हमें मुक्त कर दे, वैसी भावना मन में आ गई, कण कण में ईश्वर दिखाई देता है, तो फिर वो मोक्ष की बात करता है। वहां नियम, कायदे, कानून टूट जाते हैं। लेकिन आपको बात याद रखनी है, पता लगा अपने लिए तो आप बहुत कैलकुलेटिव हो जाते हैं, जब ईश्वर की बात आती है तो कहता है सर मुझे कुछ पता नहीं है, क्षमा कर देना। ऐसा नहीं चलेगा। जब ऐसा करेंगे तो दंड मिलेगा। आप सभी से अगर उस प्रकार का व्यवहार करते हैं कि हम तो धर्म के हिसाब से चल सकते हैं, स्वभाव असल में जो आपको बाय बर्थ मिला उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं किए जा सकते हैं। इसलिए सिम लग्न वाले कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं, बढ़िया से लागू करते हैं, और उनको इसी के जरिए मुक्त होना है। ध्यान दीजिए जरा, ऐसा नहीं कि मोक्ष पर एकाधिकार मोक्ष राशियों का ही है। ठीक हो गया, ये भी एक बड़ा विचित्र सा पहलू दिखाई देता है कि सर इस पर अगर ऐसा नहीं है तो फिर इसको मोक्ष राशि नाम क्यों दिया। इसका विशेष गुण है लेकिन इस पर एकाधिकार नहीं है। ठीक हो गया भाई, जैसे हम बोलते हैं हमारी जो जम्मू द्वीप, उसमें भी फिर भारतवर्षे, भारत खंडे ब्रह्मवर्त। ठीक हो गया, तो ब्रह्मा जी की भूमि जो कुरुक्षेत्र के आसपास का क्षेत्र है, ये बहुत पुण्य भूमि है, विशेष भूमि है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मोक्ष पर एकाधिकार सिर्फ इसी क्षेत्र के लोगों का है। ठीक हो गया, तो ये ध्यान रखना, प्रेफरेंस मिल सकती है किसी पर्टिकुलर काम को जब इनिशिएट कर रहे हैं, तो कंपैरेटिवली तुलनात्मक अगर लाते हैं तो यहां ज्यादा आसानी से उस दर्शन को समझा जा सकता है। ईश्वरीय तत्व को समझने में थोड़ा ज्यादा सरल हो जाता है भारतवर्षे भारत खंडे। लेकिन अगर हम इसको कह दें कि भाई कोई दूसरा द्वीप है, कोई जिसको आज हम आधुनिक भाषा में बोल देते हैं अमेरिगो के नाम से, जो अमेरिका द्वीप है, क्या वहां के लोगों का मोक्ष पर अधिकार नहीं है? ऐसा नहीं है। इस प्रकार के दुराग्रह से या पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना है। इसी प्रकार से इसका मूल गुण है मोक्ष, लेकिन दूसरे का अधिकार नहीं है, ऐसा नहीं। ये धर्म भी जानता है, लेकिन उसको पता नहीं क्यों बार बार उसको छोड़ने का मन ज्यादा करता है और इसको नियम को उसी प्रकार से पालन करने का मन करता है। इनमें अगर हम तुलना करते हैं, भाई जैसे कोई सैटेलाइट लॉन्च करना है, अब थोड़ा इसको आप गंभीरता से समझिएगा। सैटेलाइट लॉन्च करना है तो वो एक सांसारिक विषय है। जब तक सब कुछ सटीक ढंग से, जो उसका मानक प्रक्रियाएं हैं उनको आपने, जो उसका फिजिक्स है, जो उसका भौतिक विज्ञान है, आपने वो नहीं लगाया तो वो कैसे उड़ेगा? नहीं उड़ सकता है। उसके लिए आपको जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो उसका विचार उसको बनाया गया है, जो नियम बनाया गया, पालन करना पड़ेगा। कोई बोल दे कि नहीं मैं तो ईश्वर में मानता हूं, ये वैसे उड़ जाएगा क्योंकि मैं मुक्त होने की बात करता हूं, मैं मोक्ष की बात करता हूं। अगर मुक्त होने की बात करते हैं तो वो उस विषय से भी मुक्त हो जाएगा कि मुझे क्या करना है। तो हमें बात याद रखनी है, जहां भी नियमावली अच्छी है वहां धर्म लग्न राशियों का विशेष बल होता है। और जहां इन सारे नियमों को त्याग देने की बात आती है, कहते मैं अभी कोई बड़ा कोई साइंटिस्ट नहीं हूं, अभी भगवान ने जैसा बनाया मैं वैसा हूं, मैं एक भक्ति में लगा हुआ हूं, एक वानप्रस्थ सन्यासी हूं और मैं उस पर रिसर्च करने में लगा हूं, कैसे मुझे मुक्त हो जाए, कैसे मुझे मोक्ष मिल जाए। तो उसका जो मूल स्वभाव है, उसका जो काम करने का तरीका है, उसकी जो मुक्त होने की भावना है, वो ज़्यादा नज़दीक दिखाई देती है कर्क लग्न राशि से। ठीक हो गया, तो हमने अलग अलग एग्जाम्पल इसलिए ले रहे हैं ताकि आप उसको समझ सकें कि कोई बेहतरीन साइंटिस्ट है जो बढ़िया नियमावली बनाता है, धर्म कायदे कानून, तो वो सिम लग्न बहुत बढ़िया है। और कोई हम सबको दिशा दिखाने वाले, मुक्ति की दिशा दिखाने वाले, मोक्ष की दिशा दिखाने वाले, सदमार्ग पर ले जाने वाले कर्क लगन वाले बढ़िया दिशा निर्देशित कर सकते हैं, वो दिशा हमें दिखा सकते हैं।
तो फिर हम बात करते हैं जल तत्व और अग्नि तत्व। तो ये जल तत्व प्रधान माना जाता है। इनको वैसे भी जल के नज़दीक रहना, जल से संबंधित कोई भी कार्य, अगर किसी के लग्न राशि में बहुत ज़्यादा प्रभाव दिखाई देता है कर्क का, तो पानी के नज़दीक रहना उसको सदैव अच्छा लगता है और उसके लिए भाग्यशाली तत्व भी माना जाता है पानी। और इसमें अगर सिंह लग्न राशि का बल ज़्यादा है तो अग्नि तत्व प्रधान माना जाता है। उस प्रकार का वर्ण, उस प्रकार संबंधी कोई भी विषय जो अग्नि प्रखर दिखाई देता है उसके लिए भाग्यशाली माना जाता है। ठीक हो गया। एस्ट्रोलॉजिकली इसको ब्राह्मण वर्ण दिया गया है। ज्योतिषीय जो वर्ण दिए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो हमने बताया सभी की अलग अलग महानता है। तो यहाँ पर इसको बनाया गया है, इसका जो मूल स्वभाव बताया गया है कि ये उस तत्व को जानना चाहता है, उस ब्रह्म तत्व को जानने में इसका अगेन ये इसको हम प्रेफरेंस देते हैं इस राशि को कि आप समझ सकते हैं। ठीक हो गया। तो और तुलना मैंने हमारे चैनल में, अगर आप और वीडियो देखेंगे तो आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा कि सभी वर्ण का अलग अलग क्या बल है। ठीक हो गया। सभी का बल है, ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण, शूद्र वर्ण का सबका अलग अलग बल। सारे ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं अपने उस बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी से। ठीक हो गया। अगर हमने जैसे कुछ लग्न राशियों का शूद्र वर्ण बताया था, वो भी मुक्त हो सकते हैं। किससे मुक्त होंगे? वो अपने कर्म, जो उनका मूल कर्म है, वो काम में लगे रहें, उसमें परफेक्ट हो जाएं, तो वो उसी से ब्रह्म को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अगर इसका मूल स्वभाव की बात करें, ये उस काम में इतना पारंगत नहीं होगा जितना वो कोई वैचारिक जो चीज जब आती है, मन पर राज करने की जब बात आती है, तो उसमें कहीं वैचारिक रूप से जो कन्वर्सेशन है, बातों में ब्रह्म का वर्णन हो रहा है, ईश्वरीय ज्ञान का वर्णन हो रहा है, तो वो ब्राह्मण वर्ण की विशेषता बताई जाती है। क्षत्रिय वर्ण की बात करते हैं तो ये भी मुक्त होने की बात करेगा, लेकिन ये मुक्त कौन सा प्रखर विषय आएगा? क्षत्रिय वर्ण का जो कि भाई मैं अपने प्राणों का भी मोह त्याग दूंगा मुक्त होने के लिए, या कह सकते हैं इन नियमों को अगर छोड़ दें, अपने प्राणों का मोह सबसे बड़ा मोह होता है, अपने प्राणों को मोह त्याग देने में माहिर होते हैं वैसे मंगल के लग्न राशियां। और इसी प्रकार से देश के लिए एक अच्छा राजा की भूमिका में जब सब कुछ छोड़ देने की बात आती, निर्भीक होकर डटे रहने की बात आती, तो वो क्षत्रिय वर्ण का प्रमुख गुण है। तो वो भी मुक्त होना चाहता है, लेकिन वो इस निर्भीकता के साथ, भाई मुझे भय नहीं है, मैं सही से राज करने वाला हूं। तो आपको उसका पूरा फायदा तभी मिलेगा जब ये एस्ट्रोलॉजिकल वर्ण हर एक अच्छे से समझ लें आप। फिर इसमें कहते हैं इन जातकों के लिए, कर्क लग्न राशि वालों के लिए उत्तर दिशा महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसका ज़्यादा उपयोग जीवन भाग्य को बढ़ाने वाला होता है। सिंह लग्न राशि वालों के लिए पूर्व दिशा, अगर मेरा सिंह लग्न है, मेरा घर उदित सूरज सामने दिखता है, पूर्व दिशा की तरफ है, तो बहुत बढ़िया माना जाता है। ठीक हो गया। और इनका जो नेचर है वो चर प्रकृति का है, बदलाव पसंद करते हैं। कोई भी काम जो सदा एक सा रहता है वो काम ये कर नहीं सकते हैं। कर्क लगन वाले, उनको भाता नहीं है, बिल्कुल जमता नहीं है। जिस काम में बड़ी जल्दी बदलाव होते हैं, जैसे कोई ट्रैवलिंग का बिजनेस है, कोई मरीन इंडस्ट्री है, जल से संबंधित कोई काम है, उसमें ये माहिर होते हैं और वो उनके मन मुताबिक सही भी है। और ये सदा एक सा काम कर सकते हैं, या इनफैक्ट ये सदा एक सा काम करना ही चाहते हैं। ये बदलाव वाले काम में बड़ी जल्दी बिफर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि यार अभी कल ये दिया था, अभी नया ऐसा बना दिया, ऐसा नहीं चलेगा। तो जब एक समान सदा काम करवाना हो तो सिंह लग्न वालों का ये प्रमुख गुण है। लेकिन उन नियमों में कभी समानता रहे ही ना, बदलाव होता रहे, वो ये इनका गुण है। तो इसलिए मैंने बताया, जैसे जब मुक्त होने की बात आती है तो नियमावली एक सी नहीं रहती है, वो लगातार बदलता रहता है कि हमने आज ये त्याग दिया, त्याग की बात, मुक्त होने की बात। लेकिन जैसे लास्ट टाइम हमने सैटेलाइट लॉन्च किया था, इस टाइम भी वैसे ही सारे डेटोनेटर वो जो सब लगे हैं वैसे ही लगे होंगे, सारे स्विचेस वैसे ही काम करेंगे, तब वो ऑन होगा। ठीक हो गया। तो वो स्थिर है एकदम। तो इस मामले में ये इसका प्रमुख गुण है। ये स्त्री लिंग माना जाता है कर्क लग्न राशि, ये पुरुष लिंग माना जाता है सिंह लग्न राशि।
ठीक हो गया। ये थोड़ा सा गौर वर्ण, गोरा जो है, इसमें लालिमा लिए हुए हल्का हल्का, इसमें ऐसा कह सकते हैं जैसे श्वेत रंग पर हल्का सा लाल रंग डाल दिया है तो कुछ कुछ गुलाबी जैसा दिखाई देता है, तो गौर वर्ण, तो गुलाबी रंग माना जा सकता है। कई इसको श्वेत वर्ण के साथ भी जोड़ते हैं, या हल्का सा पिंक है ऐसा कलर वो कर्क लग्न राशि के लिए मानते हैं। तो इस वर्ण का इस्तेमाल करने से जातक प्रसन्न रहता है, ज़्यादा उसको बल मिलता है। इसके लिए जो वर्ण तय किया गया है वो लाल रंग, लाल रंग सिंह लग्न राशि के लिए है। इसका उपयोग करता है तो जातक ज़्यादा प्रसन्न रहता है। ठीक हो गया। और फिर इसमें अगर ये माता है तो ये पिता है। अब ये तो आप तय करें कौन अपने आप में महान है। दोनों ही देव समान हैं, दोनों ही देवता हैं, तो कौन बड़ा है ये तो तय करना बहुत मुश्किल है। लेकिन हमने क्योंकि तुलनात्मक अध्ययन लिया है तो हमें दोनों के अलग अलग विशेष गुण समझ में आना चाहिए, पता होना चाहिए कि जो घर में सबको बांध सकती है माँ, वो गुण जिसको चाहिए वो कर्क लगन को महान बता देता है। और जो कहता है कि नहीं हमें एक सुरक्षा घेरा भी चाहिए और कभी हमको कोई एकदम सॉफ्ट भी ना समझ ले, इस प्रकार का नेचर भी, ऐसी सुरक्षा भी चाहिए, तो वो सूर्य को बलि मान लेता है। तो ताज पर तो सूर्य ही बैठते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बिना चंद्रमा के सूर्य निस्तेज है, उसका कोई बल नहीं है। अगर चंद्रमा रात को नहीं निकलता है तो उसने जो प्रकाश फैलाया है, जो उस प्रकाश को प्रकाश संश्लेषण में कन्वर्ट करके पौधों ने अपने आप के शरीर को बढ़ाया है, उस बढ़े हुए शरीर से कुछ उत्पन्न होने वाला नहीं है जब तक चंद्रमा का बल उनको नहीं मिलता है। तो उस बड़े शरीर का करेंगे क्या जब तक चंद्रमा, जब तक मातृत्व भावना उनके अंदर नहीं आएगी। जो प्रेम करने वाले, क्योंकि पूरे विश्व में चाहे कहीं भी आप चले जाएं, मदरलैंड इस्तेमाल होता है शब्द, मातृभूमि, चाहे वो यूएसए हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे इंडिया हो, कोई फादरलैंड की बात नहीं करता है। हालांकि लिटरेचर में कई इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सभी के लिए ये शब्द कई जगह ऐसा लगता है जैसे पिता से आगे निकल जाता है। ठीक हो गया। तो हृदय, अब हृदय की बात आती तो अगेन फिर इसमें ऐसा ही दिखाई देता है जैसे कुछ कुछ कर्क लगन, ऐसा लग रहा है इसका पलड़ा भारी हो रहा है। तो हृदय, जो भी विचार उठते हैं और हम ध्यान लगाते हैं, यही मानते हैं कि हमारा जो आत्मा है उसको हम यहीं धारण करते हैं, हृदय में धारण करते हैं। तो हृदय का सीधा संबंध, यानी जो स्पंदन चलता है हृदय के अंदर, जो लबडब साउंड चलता है हृदय में, उसी से ही हमारा मन कंट्रोल होता है। हमारा मन का बुद्धि से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मन को ही काबू करने का बोला जाता है, बुद्धि को काबू करने का नहीं कहा जाता है, क्योंकि जो परेशान करता है वो मन है। बुद्धि को तो पता है क्या सही है क्या गलत है। तो मन संबंधी, हृदय संबंधी विचार सब कर्क के मुख्य गुण माने जाते हैं और ये उसका अंग माना जाता है। भवचक्र में हृदय से संबंध देखा जाता है। कफ प्रधान लग्न राशि मानी जाती है। अगर कफ बिगड़ता है ऐसे लग्न राशि को, तो ध्यान देना चाहिए कि चंद्रमा कहीं पीड़ित तो नहीं है, अपने शत्रुओं के साथ तो नहीं बैठा है। अगर ऐसा होता है तो दूसरे जो जैसे वात पित्त कफ, तो दूसरे जो उनको बढ़ा देना चाहिए, पित्त को बढ़ा देना चाहिए, तो ये शांत हो जाएगा कफ। अब आते हैं इसमें जैसे जठर, ये पिता हैं, तो पिता भी अपने आप में घर की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। पिता के बिना, माने जब भी कभी हम बात करते हैं फैमिली हेड, ठीक हो गया, आपको ये मत समझना फिर से कि भाई ये तो अगेन आपने पूर्वाग्रह दे दिया हमको, आपने कैसे डिक्लेयर कर दिया कि वो हेड है। भाई ये बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं, वो ईश्वर ने हमें तय करके भेजा है। ठीक हो गया। तो कुछ चीज़ों के लिए जहाँ बल चाहिए, जहाँ बाइसेप्स चाहिए, तो वहाँ हम पिता को याद करते हैं कि पिता होते तो हमारा वो बल बढ़ जाता। माता ने हमारे घर के अंदर कभी कमी नहीं छोड़ी, हमें लालन पालन में कोई कमी नहीं रही, लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं हमारा जो मोटिवेशन है वो थोड़ा सा कमज़ोर दिखाई देता है। पिता का बल अपने को नहीं मिल पाया, तो जो पिता के समान बल है वो सूर्य का है, और वही बाय डिफ़ॉल्ट सिंह लग्न का विशेष गुण है जठर। ठीक हो गया। पेट के बिना कुछ नहीं हो सकता, उदर के बिना कुछ नहीं हो सकता है। जो भी भोजन आप खा रहे हैं, जब तक वो
इकट्ठा नहीं होगा, आप पेट उसको अच्छे से संचय नहीं करेगा उसके बाद फिर वो छोटी आंत जाकर आपको पाचन देता है और शरीर पुष्ट होता है। तो इसको जठर के साथ जोड़ा जाता है। और भौचक्र में, ज़ोडिएक में सिंह राशि पंचम भाव में पड़ती है, जो हमारे लीवर को भी रिप्रेजेंट करता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड या ग्रंथि कहा जाता है। कुछ भी नहीं करती है फिर भी सब कुछ यही करती है। कुछ ऐसा ही है कि भाई जैसे भगवान कुछ नहीं करता है देखने में तो, लेकिन सब कुछ वही करता है। तो लीवर में डायरेक्टली फूड नहीं जाता है, फिर भी पाचन में बहुत बड़ी भूमिका, या कई अंगों को अकेला लीवर संभालता है। लीवर खराब तो किडनी भी खराब हो जाएगी, फिर स्टमक भी खराब हो जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं उसके साथ भी इसका प्रमुख संबंध देखा जाता है। सिंह राशि कहीं भी जाए तो वो उसकी एक प्री इमेज रहती है, वो जठर और लीवर का संबंध रहता है। पित्त प्रधान, ठीक हो गया। जब पित्त की बात आती है तो हमारे शरीर में बाइल की कमी है या बाइल बढ़ जाना, उसको भी हम इस लग्न के साथ मिलाकर देखते हैं, सिंह लग्न के साथ। तो कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनको खाने से पित्त बढ़ जाता है, तो नहीं खाना चाहिए, या अगर किसी को कम है तो बिल्कुल खाना चाहिए। तो वो भी हम अपने भोजन में ध्यान रख सकते हैं। हमने देखिए, देवता कुछ ऐसा नहीं कहते हैं कि भाई मुझे आपको सिर्फ प्रे करना है। उन्होंने ये कहा है आप प्रे भी करें, फिर मेरे जो जिस रूपों में मैंने अपने आप को अभिव्यक्त किया हुआ है उन रूपों का भी आप इस्तेमाल करें। ठीक हो गया भाई। अब बेल पत्र है, भगवान शंकर को बहुत प्रिय, तो उस रूप में उन्होंने अपने आप को अभिव्यक्त किया है, तो आपने बेल पत्र का इस्तेमाल किया, उसके जो फल है उसको भोजन में उपयोग किया। इसी प्रकार से मैंने बताया पित्त प्रधान कोई जोरांकुश है जिसको लेमन ग्रास बोलते हैं, आपने वो भोजन में इस्तेमाल किया, वो भी एक प्रकार के देवताओं का समर्पण ही है। जब भी कोई, इसीलिए हमारे भारतीय दर्शन में हर चीज में परब्रह्म परमात्मा ही दिखाई देता है, वो अलग नहीं है, उससे अलग हो ही नहीं सकता है। कहता है जी, चाहे कोई हम जिसको समझते हैं बहुत लोअर लेवल का, कोई कैक्टस को भी हम परब्रह्म परमात्मा ही मानते हैं कि कांटे लगे हुए हैं, फिर भी वो ईश्वर का ही एक रूप है। जिसको विष का पौधा मानते हैं वो भी ईश्वर हमारे लिए उतना ही आदरणीय है। वो उस विष का पत्ता भी हम अपने, जो हमारा सुप्रीम लॉर्ड है, हमारा देवों का देव महादेव भगवान शंकर को समर्पित करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भाई हमारा जो स्तर है ग्रैटिट्यूड का, भारतीय दर्शन का, हमारा समर्पण का, हमारा आदर देने का स्तर है, उसकी कोई सीमा नहीं है। हम विष को भी अमृत से ज़्यादा हाथ नमन करके उसका सम्मान करते हैं। तो ये भारतीय दर्शन है, और हमें भी ऐसा ही करना चाहिए कि ऐसा नहीं कि खाली आप जो आधे घंटे बैठकर किसी कमरे में भगवान की प्रार्थना करते हैं, भगवान सिर्फ वहीं तक सीमित है। भगवान ने जिस जिस रूप में अपने आप को अभिव्यक्त किया हुआ है, उस वास्तव में तो उसी रूप के लिए ही आपको सभी काम करने हैं। पता लगा भगवान की मूर्ति के साथ हमारा स्नेह है, भगवान ने जो मनुष्य बनाया है उसके साथ हमारा कोई स्नेह नहीं, उसके साथ हम द्वंद्व करते हैं, उसके साथ द्वेष करते हैं, कुछ फ़ायदा नहीं है उस प्रेयर का। तो इसलिए ध्यान रखना है, हमें अपनी तरफ से पूरी तरह नियमों का पालन करना है, लेकिन हमें किसी के साथ द्वेष नहीं करना है, ईर्ष्या नहीं करनी है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम उस ईश्वर द्वारा बनाई गई इस कृति का अनादर करते हैं। हाँ, दंड देना द्वेष करना नहीं है, आप समझ लीजिए बात को। किसी ने नियम तोड़ा है, कुछ गलत किया है, तो फिर वो उसका दंड बनता है, उसको दंड देना है। दंड दिया, वो मुक्त हो गया, वो फिर से ठीक हो गया। कहते दंड की महानता क्या है, दंड का फायदा क्या है? दंड सभी को फिर से गंगा जल की तरह पवित्र कर देता है, वो दंड की विशेषता है, वो फायदा है दंड का। ठीक है, तो इसलिए हमें सभी को परमात्मा स्वरूप मानना है। अभी हम कोशिश करेंगे इसके अलग अलग भावों के हिसाब से कोई लग्न वाला कैसा बर्ताव करता है, तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। कर्क लगन का दूसरा भाव यानी कुटुंब, उसका फैमिली गैदरिंग कैसा होता है, वो सिंह के समान। ये ध्यान दीजिएगा, कर्क लगन वालों के जो नात रिश्तेदार हैं उसकी बाय डिफ़ॉल्ट ये नेचर रहती ही है कर्क लगन वालों की, मेरे कुटुंबी जन बहुत राजा हों। ठीक हो गया, कुटुंबी जन इनके होते भी राजा हैं, वो कुटुंब के लिए है इनका सम्मान, या कह सकते हैं जब भी उनकी गैदरिंग होती है तो वो अच्छा होना चाहिए। इनकी ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, सूर्य का बल अगर है तो उनको मिलता भी है। इनकी जो गैदरिंग जब होती है, फैमिली गैदरिंग, क्योंकि कुटुंब फैमिली गैदरिंग हमारा बैंक डिपॉजिट भी बोलते हैं इसको, दूसरे भाव को,
तो ये एक इंटेलिजेंट फेज ऑफ मरकरी, बुद्ध की तरह सधे हुए, ठीक हो गया। इस लग्न के लिए वो कोई ऐसा रॉयल्टी एक्सपेक्ट नहीं करता है, सिम लग्न अपने कुटुंब को लेकर, वो एक मरकरी का इंटेलिजेंट फेज, इंटेलिजेंट लोग हैं, कोई ऐसा दिखावा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो खुद राजसिक है, वो खुद एक राजा है। ध्यान दीजिए, मैंने राजसिक शब्द इस्तेमाल किया, लेकिन सूर्य एक सात्विक ग्रह है, इसी प्रकार से चंद्रमा भी एक सात्विक ग्रह है। राजसिक मतलब वो जो राजा का गुण आता है, ठीक है। तो वो वाला पार्ट सिर्फ लग्न में मौजूद है। कुटुंब के लिए वो मरकरी का जो इंटेलिजेंट फेज है, जहां पर मरकरी कुछ कुछ बृहस्पति की तरह दिखाई देता है, वैसा बर्ताव करता है फैमिली गैदरिंग को लेकर। तीसरा भाव, दोनों में करेंगे तो और क्लियर होगा। तीसरा भाव हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन है, बातचीत करने का तरीका समाज के साथ। दूसरा भाव होता है फैमिली कम्युनिकेशन। तीसरा भाव होता है हमारा फॉर्मल संसार में हम कैसी बातचीत करते हैं। तो ये किसी किसी का ये बहुत ज़बरदस्त है, ये बहुत खराब है। तो वो फैमिली कम्युनिकेशन, स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं, धार्मिक विषयों में क्या कमाल बोलता है। लेकिन तीसरा भाव नील है, वो लोगों के साथ नहीं, वो जब उसको सांसारिक विषय के बारे में बोला जाता है कि यार ये आप ये बैंक पॉलिसी है, थोड़ा इसके बारे में बताएं, नहीं पता है उसको। तो वो अलग अलग विषय हैं, वो अब अलग अलग भगवान ने हमें कोई गुण दे के भेजा है, तो ध्यान देना। ये थर्ड हाउस की बात आती है, तो ये वहाँ पर बहुत इंटेलिजेंटली मरकरी का जो इंटेलिजेंट फेज है, अभी वो अपने फॉर्मल कम्युनिकेशन में लगाते हैं। और आपको पता है मरकरी बाय डिफ़ॉल्ट ही बोलने के माने जाते हैं कि उनका विशेष गुण है, वॉइस में उनका विशेष गुण है, संचार में क्या जबरदस्त। और तीसरा गुण वैसे भी इन सब चीज़ों के लिए देखा जाता है, इसीलिए वो पारंगत हैं। ये क्या है, 7 नंबर शुक्र, यहाँ जैसे ऑफिस में रहता है वैसा बर्ताव करते हैं, तो ये भी बढ़िया बोलते हैं। लेकिन जब हम समाज में किसी के सामने बोलते हैं, जो ज़्यादा बढ़िया देर तक विचार डिलीवर कर सकते हैं 6 नंबर की मदद से, बजाय कि 7 नंबर। वैसे भी राजा बहुत लंबा बोल नहीं सकता है, राजा कन्विंस करने के लिए नहीं जाना जाता है, ठीक हो गया ना, राजा। लेकिन कन्विंस करना और मातृत्व, माता, उसके पास तो कन्विंसिंग पावर है ही, तो वो उसका नेचर दिखाई देता है। फिर इसका चौथा भाव सिंह लग्न का और कर्क लग्न का चौथा भाव। तो जब हम बात करते हैं सिंह लग्न के चौथे भाव में, तो वो अपने इस पार्ट को थोड़ा सा गुप्त रखना चाहता है, छुपाना चाहता है, अपनी माँ के बारे में खुला चर्चा नहीं करते हैं, अपने भवन को गुप्त रखा जाता है। वैसे भी राजा के लिए ये ठीक भी होता है, थोड़ा सा इन विषयों को गुप्त रखा जाएगा। राजा का कहाँ एग्जैक्ट उनकी रहने का कक्ष कहाँ है, वो थोड़ा गुप्त रहना इनको पसंद होता है, उन चीज़ों को गुप्त रखना। जहाँ तक इनकी बात करते हैं, शुक्र है, शुक्र का क्योंकि ऑफिस वाला रूप है, हालांकि शुक्र भी शर्मीले हैं स्वभाव से, लेकिन 7 नंबर में ये थोड़े से ओपन होना पसंद करते हैं। इनकी माता का नेचर 7 नंबर जैसा है, इनकी माता का नेचर 8 नंबर, थोड़ा सा कह सकते हैं मैलेफिक नेचर यहाँ दिखाई देता है माता वाले पार्ट में। यहाँ शुक्र का पूरी तरह से दारोमदार है, तो शुक्र का नेचर आपको पता है बहुत बढ़िया है। तो शुक्र बली है, तो माता का स्वभाव बहुत बढ़िया होगा। और उनका माता के साथ संबंध, क्योंकि कॉमन है दोनों का जो लॉर्ड है, माता का डायरेक्ट उनकी इच्छा पूर्ति के साथ संबंध रहेगा। उनकी सैलरी में कभी भी कर्क लग्न वालों की सैलरी में रुकावट आती है, माँ का आशीर्वाद जादू की तरह काम करता है। तो वो मैंने बोला ना, माँ तो फिर माँ ही है। कर्क लगन वालों के लिए अगर माँ शब्द निकल गया तो फिर बेचारा कंगाल हो जाएगा। और यहाँ पर वो जो 8 नंबर आता है, वो अगर हम देखते हैं तो वो पिता के साथ ज़्यादा कनेक्ट होता है, ठीक हो गया। तो वो माने ग्रह संबंधी विषयों में दिक्कत आने पर पिता के साथ कोई भी ऐसा संबंध रहता है तो बढ़िया काम करता है। और ग्रह को अपनी मूल त्रिकोण राशि से ज़्यादा प्रेम होता है, ठीक हो गया। तो ये मूल त्रिकोण राशि मंगल की मेष लग्न माना जाता है, तो वो उसको इस प्रकार से भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे स्पेकुलेशन, सट्टा जो लगाते हैं, हमारी संतान वृद्धि, हमारा पाचन तंत्र, और भी कई विषय हैं पंचम भाव से संबंध में, माँ के एसेट्स। तो वो अगर हमें देखने हैं तो हम पंचम भाव से अंदाज़ा लगाते हैं। इनके कर्क लगन वालों का संतानों के प्रति या उनकी जो संतान होने की जो दर है, कम है, ज़्यादा है, वो डिपेंड करता है मंगल। इनको प्रायः पहली संतान
बेबी बॉय होना चाहिए। अगर मंगल बली हैं, यहाँ बैठे हैं, दृष्टि डाल रहे हैं, ठीक हो गया, और कम ही दिक्कतें होती हैं अगर कोई ऐसी महिला है कर्क लगन वाली। कारण क्या होता है, क्योंकि महिलाओं के लिए जो रज वाला पार्ट है जिससे संतानें उत्पन्न होती हैं वो मंगल के अधीन होता है, और किसी पुरुष के लिए जो वीर्य वाला पार्ट है जिससे संतानें उत्पन्न होती हैं वो शुक्र का विषय है। तो वो भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर पंचम भाव में बृहस्पति का क्षत्रिय रूप दिखाई देता है, तो इनकी संतानों में ये वाला देखिए, इसमें भी हम थोड़ा ध्यान देते हैं। 4, 8, 12 ये तीनों मोक्ष राशियाँ, जल तत्व राशियाँ हैं, ये तीनों धर्म राशियाँ हैं। तो इनका इन लग्नों का सीधा प्रभाव यहाँ दिखाई दे रहा है, माने ये अग्नि तत्व, ये भी यहाँ अग्नि तत्व निकल कर आता है। तो इसीलिए पंचम भाव का बहुत संबंध होता है प्रथम भाव के साथ, इसीलिए ये तीनों ही लक्ष्मी त्रिकोण माने जाते हैं। स्वभाव एक सा होता है काफ़ी हद तक। तो संतानें भी अग्नि तत्व प्रधान हैं, और हमारा जो माने अग्नि तत्व का सीधा असर हमारे संतानों के भाग्य पर भी पड़ेगा और हमारे स्टमक पाचन पर भी पड़ेगा, ठीक हो गया। और पंचम भाव से हम परंपरा से प्राप्त पदवियां भी देखते हैं। हमें कोई अच्छा परिवार में पद मिला है कि नहीं मिला है, कि क्षीण हो गया है, इसके स्वामी से अंदाज़ा लगाया जाता है ये 9 नंबर की तरह है या 8 नंबर की तरह। ये जो अपनी परंपराओं से प्राप्त पद की बात है, इसको ये नहीं ज़्यादा शेयर करना चाहते हैं कर्क लगन वाले। जहाँ तक बात संतानों की है, तो संतानों के बारे में भी ये कुछ चीज़ें गुप्त रखते हैं, ज़्यादा नहीं डिस्क्लोज करते हैं, पता नहीं क्यों, बट इनका ये स्वभाव है। आपने कहीं भी कुछ देखा हो कभी, कर्क के जब संतान पक्ष की बात आएगी तो थोड़ा सा वो पॉज करते हैं, उस पार्ट को रोकना चाहते हैं। फिर आता है छठा भाव, सिंह लग्न का छठा भाव 10 नंबर है, कर्क लग्न का छठा भाव 9 नंबर है। तो अगर हम सिंह लग्न से देखते हैं, शत्रुओं से बहुत कड़क होकर निपटना चाहते हैं, क्योंकि ये मंगल का फेवरेट प्लेस है। 10 नंबर मंगल का उच्च राशि माना जाता है मकर। अगर किसी राशि को समझना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि क्यों वो ग्रह यहाँ एक्साइटेड हो रहा है, बिकॉज मंगल का जैसा नेचर है, मंगल के नेचर जैसी ही वो राशि है। 10 नंबर आगे से दिखता है जैसे एरीज है, पीछे से दिखता है जैसे कोई क्रोकोडाइल है, आगे से मेष दिखता है, पीछे से मगरमच्छ दिखता है मकर। तो वैसा स्वभाव है, शत्रुओं को बिल्कुल छोड़ने के मूड में नहीं होते हैं, ये लड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी क्षत्रिय की तरह बर्ताव करते हैं शत्रुओं से निपटने के लिए। और बोलने में बहुत शत्रुओं के प्रति कोई शब्द है, कड़क बोलने में भी बिल्कुल चूकते नहीं हैं। ये तो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं शत्रु पक्ष को लेकर, ठीक हो गया। तो वो हमें समझना चाहिए, दोनों में अंतर है बहुत बड़ा। 9 नंबर हमला नहीं करता है, ये फ़र्क है। 10 नंबर मंगल का फेवरेट राशि है, वैसे शनि इनके लॉर्ड हैं, तामसिक प्रवृत्ति ग्रह हैं, तो हमला भी करते हैं, जीतते हैं उसको, ठीक हो गया। और फिर आते हैं हमारे पार्टनर का जो हाउस है वो 11 नंबर है सिंह लग्न के लिए, कर्क लग्न के लिए 10 नंबर है। 10 नंबर मतलब अगेन जो मंगल का फेवरेट प्लेस है 10 नंबर, वो इनके पार्टनर को इंस्पायर कर रहा है, माने उनका जो नेचर है वो वैसा होगा कुछ। और शनि थोड़े से स्वभाव में थोड़े एग्रेसिव होते हैं इस राशि में, तो वैसा ही स्वभाव दिखाई देता है इनका पार्टनर, स्पाउस बाय डिफ़ॉल्ट वही स्वरूप है। उस एनर्जी को अगर उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है तो बहुत बढ़िया है, उस एनर्जी से बहुत काम आसान हो सकते हैं। और अगर यही एनर्जी कहीं बिगड़ गई, मतलब इसका जो लॉर्ड है वो कहीं कमज़ोर हो गया, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ध्यान देने वाली बात यह है, अगर वो लॉर्ड कहीं विपरीत राशि, यहाँ चला गया वहाँ चला गया, माने 6, 8, 12 में एक्सचेंज हो गया, तो बुरा नहीं माना जाएगा। जैसे कर्क लगन वालों को बोलते हैं कई कि उनको स्पाउस संबंधी कई पार्ट कठिनाई झेलना पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इसका स्वामी बली है, ठीक हो गया, या इस भाव में बैठे ग्रह भाव को बल कर देते हैं, तो पार्टनर बहुत बढ़िया मिलेगा जो हाई एनर्जी को कंट्रोल करना जानते हैं, ठीक हो गया। ये 11 नंबर है, शनि का लिबरल फॉर्म है, शांत होकर सभी से लाभ की बात करना जानते हैं, तो ये अच्छा मिलनसार नेचर है 11 नंबर, ठीक हो गया। शनि माने बाय डिफ़ॉल्ट यही अप्रोच रखते हैं। अभी कहीं बहुत बुरी स्थिति में है शनि, तो फिर हम कहेंगे भाई स्वभाव तो वही था, कुछ इसमें कमियां रहती हैं, वो जो चाहते हैं वैसा
जो दिखाना चाहते हैं वैसा हो नहीं पाता है कुछ ऐसा, तो ध्यान रखना है। लेकिन हम लग्न देखकर काफ़ी कुछ बता सकते हैं कि मूल स्वभाव तो इनका वैसा ही है, लेकिन प्लैनेट सपोर्टिव नहीं है तो वो आ नहीं पाता है निखर कर वैसा गुण। फिर आता है छठा भाव। छठा भाव होता है हमारी आयु के बारे में, हमारी ससुराल, छुपी हुई चीज़ें, मृत्यु संबंधी फ़ायदे, इंश्योरेंस का पैसा। तो ये सिंह लग्न वाले 12 नंबर की तरह बर्ताव करेंगे ससुराल पक्ष के लिए। 12 नंबर का मतलब है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है यहाँ पर शुक्र। तो 12 नंबर को बोलते हैं बृहस्पति का रोमांटिक फेज़। एक बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति है जो थोड़ा थोड़ा रोमांटिक भी हो जाता है, वैसा बर्ताव करते हैं इनकी ससुराल पक्ष। वैसे ही अगर बृहस्पति स्वग रही हैं तो फिर कहना ही क्या। और इनकी ससुराल की अगर बात करते हैं तो इनकी ससुराल में 11 नंबर, किसी से भी अगर फ़ायदा मिलता है तो आने दो, कोई ऐसा एग्रेशन से बचते हैं, वो अच्छा माना जाता है। बहुत बढ़िया 11 नंबर कॉम्बिनेशन माना जाता है। और इंश्योरेंस के पैसे के लाभ के लिए इसको ज़्यादा अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि बना ही वो लाभ के लिए, पूर्वजों की प्रॉपर्टी, ऐसी पैतृक संपदा से अच्छा लाभ देख सकता है। ये ज़ोडिएक में क्योंकि व्यय के लिए है, थोड़ा सा ये पार्ट कई दफ़ा कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है इस चीज़ के लिए। बस हमें ये देखना है कि बृहस्पति का बल, क्योंकि हम बनाम कर रहे हैं, वर्सेस कर रहे हैं, तो वो चीज़ें तो आएंगी सामने। कहीं ये बल ज़्यादा दिखाई देगा, किसी में ये बल ज़्यादा दिखाई देगा, तो वो व्यय के लिए बना है। ठीक हो गया। तो वो व्यय के बनने के बावजूद भी अपने को फ़ायदा दे सकता है, इसका बल, इसके प्लैनेट का बल बहुत ज़्यादा हो। फिर आता है नवम भाव। नवम भाव हमें धर्म की बात करता है, पिता की बात करता है, भाग्य हमारा जो बार बार किसी एप्लीकेशन को लेकर रीअटेम्प्ट रहता है, अटेम्प्ट किया नहीं हुआ, रिजेक्ट हो गया, वो नवम भाव से होता है। नवम भाव अगर बली है, उसका स्वामी बली है, तो कहना ही क्या। इनका काम करने का तरीका नवम भाव को लेकर 1 नंबर की तरह। 1 नंबर मतलब मंगल का ऑफिस वाला रूप। पिता का स्वभाव भी 1 नंबर की तरह है, काफ़ी हद तक एक जैसे बोलते हैं मैलेफिक नेचर है, और कोई नियम कायदे कानून मानना जानते हैं। काल को बहुत पसंद है। जब मैं काल बोलता हूँ तो समय को बहुत पसंद है, इसीलिए काल पुरुष का जो लग्न है वो मेष है। और ये 12 नंबर की तरह है। इनको अच्छे मेंटर मिलते हैं, बढ़िया गुरु मिलते हैं। मूल स्वभाव वैसा ही है, बृहस्पति का बल देखना पड़ेगा। और इनके मेंटर का विशेष गुण ज्ञान देना नहीं है, इनके मेंटर का विशेष गुण तो इनको एग्रेसिव बनाना है, तो हमला कर, ये बोलते हैं नहीं ज्ञान ले, ऐसे ऐसा तुलना करेंगे तो समझ में आएगा। ठीक हो गया। तो फिर आता है हमारा दशम भाव। दशम भाव हमारा ऑफिस में कैसा रूप है। कर्क लगन वालों के लिए एकदम अलग ही चीज़ दिखाई देती है। हम कर्क लगन वालों से एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई ये तो बड़े मीठे हैं, जब मिलते हैं हमें बाहर, हम जो इनफॉर्मली मिलते हैं तो बहुत बड़े, लेकिन जब ऑफिस में बैठे होते हैं, जब ये काम में बैठे होते हैं, तो पता नहीं क्या हो जाता है, इनको थोड़े से ज़्यादा नियम में नहीं आ जाते हैं। तो ऐसा है ही, इनका मूल स्वभाव ही ईश्वर ने ऐसा रचा, तो क्या करें। तो ये जब अपने किसी काम में लगे होते हैं तो सजग हो जाते हैं, ज़्यादा सजग मतलब एकदम ही अलग हो जाते हैं। मतलब जनरली हम इतना ज़्यादा चेंज नहीं एक्सपेक्ट करते हैं किसी लग्न के लिए, बट यहाँ पर ऐसा है। और ये भी कुछ ऐसा कि भाई हालांकि इस पे वो बात ज़्यादा लागू होती है, बिकॉज एकदम ही अलग ऑफिस में लेकर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, अनुशासित हो जाना, और ये अपने ऑफिस में बांधने की बात करना, क्योंकि 2 नंबर कुटुंब की बात करता है ज़ोडिएक में, बहुत चक्र में। शुक्र जो एक गृहिणी है, उसके लिए गृहिणी ही भाव सबसे अच्छे माने जाते हैं। शुक्र को ऐसा देखने में आता है, एक्साइटेड होकर इतना बढ़िया फल नहीं मिलता है जितना बढ़िया उसको अपने स्वराशि में मिलता है। इनफैक्ट मूल त्रिकोण में भी इतना बढ़िया रिजल्ट नहीं देता है शुक्र जितना वो इस राशि में देता है, कुटुंब राशि में देता है, क्योंकि वो एक गृहिणी है, ग्रह के लिए बनी है, ग्रह लक्ष्मी है वो। तो अपने ऑफिस में ऐसा इनका रुतबा दिखता है। लग्जरी की जब बात आती तो शुक्र से ज़्यादा बढ़िया लग्जरी कोई दिखा नहीं सकता। जो उनका ऑफिस है वो लग्जरी से भरा है। इनके ऑफिस में एनर्जी भरी हुई है, ऑफिस में ध्यान रखिएगा। वैसे इनका स्वभाव तो इनफॉर्मली है, हंसी खुशी, मक्खन है, मक्खन। लेकिन इसीलिए मैंने बताया कि कर्क लगन वालों का ऑफिस की दृष्टि से एकदम अलग पर्सनालिटी दिखाई देती है यहाँ पर। इनके लिए एक्सेप्टेबल है वैसे वो, बिकॉज राजा हैं वो। रॉयल शब्द लग्जरी से बहुत दूर नहीं है, ठीक हो गया। रॉयल्टी थोड़ी होती है, ऐश्वर्य होता है थोड़ा सा, तो वो लग्जरी तो आना ही चाहिए। तो वो ऐसा इनका 10th हाउस में दिखाई देता है।
फिर अपनी सैलरी को लेकर, इनकम को लेकर, नेटवर्किंग, फ्रेंड्स को लेकर, ये 3 नंबर की तरह है। बुध का रोमांटिक फेज और ये 2 नंबर की तरह है। मतलब जब भी कभी सैलरी की बात होगी तो वो उसको इकट्ठा करने की बात करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर की तरह बर्ताव करेंगे। 2 नंबर अच्छा माना जाता है 11 नंबर में भी, और ये 3 नंबर हैं, थोड़े से रोमांटिक होते हैं सैलरी को लेकर, तो इसलिए कई दफ़ा हमें जो एग्जैक्ट सैलरी फिगर बनता है उस सैलरी फिगर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। कहता है यार ये तो इस मामले को लेकर थोड़ा प्रिंस जैसे कई बार, राजकुमार जैसे कई बार रोमांटिक हो जाता है, या थोड़ा सा कहता है यार छोड़ो ना। लेकिन इसका दूसरा पक्ष बहुत बढ़िया है कि नेटवर्किंग, फ्रेंड्स सर्कल वो बढ़िया है, हंसी मजाक, क्योंकि वो मरकरी का रोमांटिक फेज है। यहाँ पर एक गैदरिंग वाला पार्ट है, यहाँ रोमांटिक कम गैदरिंग, सबको मिलाकर चलना, ये वाला पार्ट, और ग्रहण करना, इकट्ठा करना। ठीक हो गया। 12वां भाव, ठीक हो गया। ये 12वें भाव को लेकर 4 नंबर की तरह बर्ताव करता है। जो भी हमारा व्यय है, दूसरी जाति के लोग हैं, हमारी खर्चा है, वो सब कर्क की तरह है। जब खर्चा करते हैं, ये एक्सपेंडिचर करते हैं, तो इसमें देख रहे हैं आप, आए हुए दोनों में कुछ कुछ रोमांटिक प्लैनेट का प्रभाव आ रहा है। ये भी मरकरी का रोमांटिक फेज है, और ये रोमांटिक तो नहीं है बट बहुत कैलकुलेटिव भी नहीं है। तो यहाँ पर आप चाहे भाई राजा है, लेकिन राजा को तो जचता भी है कि थोड़ा सा होना चाहिए, बहुत कैलकुलेटिव नहीं होना चाहिए खर्चे को लेकर। और दूसरे जो भी लोग हैं जाति के, जब इनसे मिलते हैं तो बहुत मिठास से मिलते हैं, पूरा रेड कारपेट बिछा देते हैं। ऐसा एक अच्छे राजा के लिए ये लक्षण है कि सदा वो दूसरे राजा का सम्मान करता है या दूसरे व्यक्ति का सम्मान करता है। कर्क लगन वाले दूसरे व्यक्ति के साथ, अगेन ये इनमें काफ़ी सिमिलैरिटी है दोनों लग्नों में, ये भी दूसरे के साथ बहुत बढ़िया ढंग से बातचीत करते हैं। ज़्यादा जुड़ सकता है लेकिन दूसरे के साथ सिम लग्न, दूसरे के साथ, दूसरी कास्ट, दूसरे रिलीजन के साथ, और ये उनके साथ बहुत बढ़िया, इसको बोलते हैं बुद्ध का रोमांटिक फेस, वैसी बातचीत करेंगे। थोड़े से हंसी मजाक ज़्यादा चलेगा, लेकिन ये बांध लेंगे उस चीज़ को, बिकॉज माँ है 12 नंबर में कर्क राशि। तो अपने अपने गुण हैं, कौन जीता, कौन हारा, कौन ऊपर रहा, कौन नीचे रहा, वो तो आप तय कीजिए। इस धर्म संकट में हमें मत डालिए, लेकिन ये तुलनात्मक अध्ययन हमें बहुत कुछ सिखाएगा। आगे भी इस प्रकार का प्रयास हम लोग जारी रखेंगे। आपको ये प्रयास कैसा लग रहा है कमेंट जरूर करें। बहुत हिम्मत, या कह सकते हैं बहुत ताकत लगती है लेक्चर को रिकॉर्ड करने में, खासकर तब जब हाउस टू हाउस किसी लग्न को हमें आप लोगों के सामने रखना हो, बहुत समय लगता है। तो और ये शक्ति आप भी हमें दे सकते हैं। आपका प्रोत्साहन, आपके अच्छे विचार हमें निश्चित रूप से चाहिए। आप इसी प्रकार से हमारा हौसला बढ़ाते रहें, और किस प्रकार के और चेंजेस हम कर सकते हैं, ऐसे भी अच्छे सुझाव हमें देते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।